हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। देखिए यार, आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं, फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट दे ही रहेंगे कि फर्स्ट टाइम है ही, तो आप सेकेंड टाइम कहाँ से देंगे। तो यार जो पेपर आता है ना, वो पूरे पूरे पिछले साल का ही पेपर आता है। अगर आप पिछले साल का पेपर भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट अच्छा ये बताइए, जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं वो क्या रहता है? वो तो पिछले साल का प्रश्न ही तो रहते हैं ना, पूरे पूरे जो आप पढ़ते हो। तो भाई साहब, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? मेरी गारंटी है पास हो जाएंगे, 70 में 65 नंबर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ केवल आप उन्हीं पर फोकस कर लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अरे सर हम कैसे करें। तो यार क्यों आपको बहुत परेशान होना है? और जब आपका काम हो जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे बायोलॉजी, मैं कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। 70 में 65 इधर पाएंगे और 30 में 30 अपने स्कूल से पाएंगे। 95 नंबर आप बायोलॉजी में पाएंगे, चिंता मत करिएगा। ये जो सेट 1 में मैं लेके आया हूँ 2020 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँ। ये मत सोचिएगा सर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। पूरा पूरा यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो आपके पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है। 70 में 65 हमारा क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। 70 में 65 टारगेट रहेगा, कुछ भी हो जाए। यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यार। एसकेएम स्टडी आपका परिवार है यार, हमारा नहीं है। हमारा क्या है, आपका चैनल है। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई बैठ के देता हूँ। तो भाई साहब, आपसे जुड़ना है, आपके साथ खड़े होना है। चिंता मत करिएगा, हम रहेंगे ना। बस आप पढ़ाई फोकस करिएगा, ठीक है ना। ये जो है ये 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा भाई साहब। 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्लास 12 बायोलॉजी का फुल्ली आंसर आपको देना रहेगा। और 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है कि 70 नंबर का रहेगा। अब 70 में 70 कभी मत टारगेट करिएगा, क्योंकि जो 70 नंबर का है ये आपका कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न अथवा में आता है, कुछ प्रश्न आपका क्या रहता है? अथवा में आता है। तो इसलिए इसको आप 70 मत समझिएगा, ये 100 नंबर का है। 100 में आपको 70 टारगेट करना है। आप जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे तो वो अथवा में प्रश्न रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके वो भी तो क्वेश्चन है। आपको नहीं यार, आप सेकंड वाला कीजिए तो उसका भी तो नंबर होगा ना। तो इसलिए आपको 100 में 70 टारगेट करना है। 70 में 70 टारगेट नहीं करना है। बड़े में छोटे टारगेट करने अजीब हो जाएगा। अगर छोटे में छोटे टारगेट करेंगे नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करिएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप बताइएगा, तुरंत मैं समझा दूंगा। चलिए, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। याद रखना, आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र जरूर बनाइएगा। एक बच्चा कमेंट किया था, क्या सर हम जब चित्र बनाएंगे वहां पे कलर पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं बता दूं, कलर पेन का यूज मत करिएगा। अगर नॉर्मली आप ड्रा कर लेंगे, क्योंकि उसमें फ्री हैंड ड्रा किया जाता है। फ्री हैंड का मतलब समझ रहे हैं? हाथों से, बिना किसी चीज को यूज की। तो फ्री हैंड में आप ब्लैक पेन का यूज कर लीजिएगा, ब्लू पेन का और पेंसिल का। पेंसिल से बना दीजिएगा। जो चीज आपको ड्रा करना है ब्लैक से, उसका नाम जो है आप लोग ब्लू पेन से दे दीजिएगा। मैं उसको सिखा दूंगा, चिंता मत करिएगा पेपर से पहले, ठीक है ना, आप सभी के लिए। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला, आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप आते हैं, पढ़ते नहीं, फिर चले जाते हैं। यार हम आपसे 20 से 30 मिनट का वक्त लेंगे। अगर 20 से 30 मिनट में आपको कुछ भी याद हो जा रहा है ना, बहुत है। शायद वही आपके एग्जाम में आ गया, तो किस बात की गारंटी है कि अभी आप 20 से 30 मिनट का वीडियो मेरा छोड़ के चले जा रहे हैं? आपका वीडियो है, आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप पढ़ेंगे ही आज से 4 दिन बाद? तो पहले आप इस बात की गारंटी दीजिए कि आप जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। पहले आप इस बात की गारंटी दीजिए, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पी में क्या है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कि भाई साहब, निभाग कहाँ पाया जाता है? निभाग कहाँ पाया जाता है? निभाग आपका कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या उपरोक्त में सभी? अभी ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया और 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि निभाग कहाँ पाया जाता है। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? राइट आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बीजांड में। किसमें पाया जाता है? बीजांड में आपका निभाग पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। अब बात करते हैं बीजांड क्या होता है। तो बीजांड जो होता है, या बीजांडसन से एक
तंतु के द्वारा जुड़ा होता है। जो बीजांड होता है, बीजांडसन से क्या होता है, एक तंतु के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। बीजांड का वृंत से जुड़ने वाले स्थान को हाइलम कहते हैं। जहां से बीजांड जुड़ता है उस वृंत को क्या कहते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अगर हाइलम क्या होता है तो लिख दीजिएगा, बीजांड का वृंत से जुड़ने वाले स्थान को हम लोग हाइलम कहते हैं। एवं बीजांड के आधार को निभाग कहते हैं। और निभाग किसको कहते हैं, जो बीजांड का आधार भाग होता है, जो बीजांड का आधार भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो बीजांड का आधार भाग ही क्या होता है आपका, निभाग होता है। याद रखना क्या होता है, निभाग होता है। अगला यहाँ पे ख वाला है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है, क्या एक उत्पादक होता है या अपघटनकर्ता होता है या उपभोक्ता होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का मतलब ये है कि जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, बकरी भोजन खाती है, पेड़ भी होते हैं, तो अब और कुछ कीटें होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला मनुष्य क्या होता है। तो सबसे पहले बताइए कि जो आपका कीट होते हैं ये क्या होते हैं, कीट। तो कीट अपघटनकर्ता होते हैं। अब अपघटनकर्ता कैसे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजों को खा के अन्य चीजों में बदल देते हैं। जैसे कि आप लोग गोबर देखो, गोबर आप देखे होंगे, गोबर आप देखिए उसको आप रख दीजिए तो कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद वो खाद में परिवर्तित हो जा रहा है। उसको कौन परिवर्तित कर रहा है, कहीं ना कहीं जो कीटाणु है, जीवाणु, वही तो उसको परिवर्तित कर रहे हैं। और उत्पादक पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ से हमें फल मिलता है, उसी फल का हम लोग सेवन करते हैं। बात समझिएगा, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, उसे हम सेवन करते हैं। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये कहाँ से मिल रहा है चावल रोटी, आप जरा सोचिए। चावल रोटी अगर देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही तो प्राप्त हो रहा है, पौधों से। तो हम लोग खाते हैं कि नहीं, हम लोग केवल खाने का काम कर रहे हैं, कुछ चीज पैदा नहीं करते, बना नहीं देते, हम लोग केवल खा रहे हैं। तो अगर हम लोग खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। और उत्पादक कौन से होते हैं, जो कि चीजों को पैदा करते हैं। जैसे कि पेड़ क्या कर रहा है, फल दे रहा है, तो क्या हो गया, वह उत्पादक हो गया। फल को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया। चीजें समझ आ रही होगी, आशा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, क्या पुरुषों से संबंधित है। भाई साहब, पुरुषों से संबंधित क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग का राइट आंसर हो जाएगा वैक्सेक्टॉमी। क्या हो जाएगा आपका, वैक्सेक्टॉमी। अब ये भाई साहब वैक्सेक्टॉमी जो होता है यह क्या होता है, तो वैक्सेक्टॉमी पुरुषों में नसबंदी है। ये क्या है, पुरुषों में क्या है, नसबंदी है, पुरुषों में नसबंदी। और ट्यूबेक्टॉमी क्या है, महिलाओं में नसबंदी। ये चीज आप लोग याद रखिए, महिलाओं में नसबंदी, ठीक है ना। ये दोनों को आपको याद रखना है। पुरुषों से संबंधित आएगा तो सीधा लगाना है वैक्सेक्टॉमी, और अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट से आ गया तो यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वैक्सेक्टॉमी हो जाएगा। फिर घ यहाँ पे है, वंशागति की इकाई क्या होती है। जो वंशागति की इकाई है क्या होता है, जीन प्रारूप, गुणसूत्र या गोल्जी का या फिर जीन। अब यहाँ पे वंशागति का मतलब समझिएगा, जैसे कि एक यहाँ पे लड़का है, ये क्या है, एक छोटा सा लड़का है, और इसके कोई मतलब इनके पिताजी हैं, ये है, ठीक है ना, ये इनके क्या है, ये पिताजी हैं इनके। अब यहाँ पे समझिएगा, आप लोग देखते होंगे कभी कभी जो पिताजी के अगर बाल झड़ रहे हैं तो बच्चे के भी क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ये किसके कारण हो रहा है, ये जिन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, जिन के कारण हो रहा है। अगर पिताजी के बाल झड़ रहे हैं तो बच्चे का भी जो बाल झड़ने लगे। कभी कभी देखेंगे अगर पिताजी की जो इनकी आंखें हैं वो क्या है, थोड़ी सी भूरे टाइप की है, तो बच्चे की भी आंखें क्या हो जाएगी, भूरे टाइप की हो जाएगी, तो ये किसके कारण होता है, ये जिन के कारण हो रही है। यानी कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, यानी कि बाप से उसके बेटे में जा रहा है और इसके बेटे से इसके बेटे में जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वंशागति है। वंशागति क्या है कि पिताजी से बेटे में जा रहा है, तो वो क्या वंशागति है। और वंशागति की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, तो जीन हो जाएगी। वंशागति की इकाई क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे दूसरा का क है। दूसरा का क क्या प्रश्न है
लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं? लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं, सबसे आपको ये बताना है। देखिए, जो लैंगिक होते हैं, लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण मतलब कोई भी बॉय है या फिर कोई गर्ल है, ये क्या होते हैं? ये आपके लैंगिक लक्षण है। ये क्या है? लैंगिक लक्षण है। लेकिन लैंगिक लक्षणों के तो आप तो बता दिए, तो ये लैंगिक लक्षण हो गए। ये किसके कारण होते हैं? ये अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसके कारण ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं, लैंगिक वाला। कोई लड़की बनेगा फिर लड़का। लेकिन इसके अतिरिक्त, लड़की लड़के के अतिरिक्त आप देखते होंगे कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं मनुष्य में जिसके वजह से चेहरा बड़ा होता है। चेहरा क्या होता है? बड़ा होता है। शरीर बहुत मोटा होता है। शरीर क्या होता है? बहुत मोटा, मत्था बहुत मोटा हो गया। आंखें एकदम दबी दबी हो गई। मैं यहाँ पे सामने बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। चेहरा एकदम, ये जो ठुड्डी है एकदम धसा हुआ हो जाएगा, ठीक ना। और ये मत्था बहुत चौड़ा है। कान एकदम साइज का है ही नहीं, कान एकदम साइज का है ही नहीं। तो ये सब क्या है? आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति का जो ये ठुड्डी है, ये दबा हुआ है, सर निकला हुआ है। तो ये क्या है? ये दैहिक है। एक लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक लैंगिक लक्षण होते हैं, कह सकते हैं लैंगिक लक्षण। जैसे कि मैं लड़का हूं, कैसे आप जान रहे हैं? क्योंकि मेरी दाढ़ी निकली है ना, दाढ़ी निकली है ना, और सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप बता दिए कि लैंगिक लक्षण सब लड़के हैं। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि दैहिक क्या होता है। जैसे अगर मेरा फेस सही है तो कहेंगे हाँ यार सर का फेस सही है। लेकिन अगर यही हमारा थोड़ा ये ठुड्डी अंदर की ओर होता तो आप कहते अरे सर का तो ठुड्डी अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो? ये दैहिक हो गया। आप एक बता दिए जिन के द्वारा, वो क्या हो गया? लैंगिक हो गया। लेकिन जो शरीर को देख के बता रहे हैं वो क्या है? आपका दैहिक हो गया। और जब हम दैहिक लक्षण को देखते हैं तो वही क्या हो जाएगा? आपका लिंग संलग्न गुण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लिंग संलग्न गुण हो जाएगा। अब लिंग संलग्न गुण जैसे क्या होते हैं? जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आपको याद होगा, मैंने बताया था, जो कि लिंग संलग्न गुणों के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम और क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी? लिख लीजिए, लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैर लैंगिक दैहिक लक्षणों के जिन्स भी होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न गुण या लक्षण कहते हैं। जैसे कि एक्स संलग्न और वाई संलग्न, एक्स संलग्न और वाई संलग्न, ये क्या होते हैं? ये आपके लिंग संलग्न होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे है पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के नाम लिखिए। तो पुनरुद्भवन करने वाले, पुनरुद्भवन प्रजनन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के यहाँ पे नाम लिखना है। तो लिख लीजिए, सबसे पहला आपका क्या होता है? जो सबसे पहला यहाँ पे वो है हाइड्रा। क्या है आपका? हाइड्रा। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आप लिख लीजिए प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतु के नाम क्या है? सबसे पहला हाइड्रा है और दूसरा क्या आपका? प्लेनेरिया है। भाई साहब होता क्या है? तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं। मतलब समझिएगा, पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था के बाद जो जीव होते हैं अपने शरीर को तोड़कर अपने शरीर से ही एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो पुनरुद्भवन क्या होता है? ये चीज आपको याद रखना है। पुनरुद्भवन क्या होता है? सीधा आप बताइएगा कि जो पूर्ण रूप से परिपक्व जीव, मतलब कि कोई पौधा है वो परिपक्व हो गया है, अब उसको आप काटते हैं। गुलाब का पौधा क्या करते हैं? अगर छोटा नन्हा पौधा है उसको काट के टहनी कहीं बो देंगे, क्या वो नया पौधा बनाएगा? क्या आप प्रैक्टिकली सोचिए, नहीं बनाएगा। लेकिन कोई अगर पका हुआ पौधा है गुलाब का और उसे कट करके कहीं ले जाके बो दीजिए तो उससे क्या होगा? एक नए पौधे का निर्माण होगा। एक नए पौधे का क्या होगा? निर्माण होगा। तो जाहिर सी बात हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण रूपेण कहते हैं। तो कह सकते हैं पूर्ण रूपेण परिपक्व अवस्था में जो पूर्ण रूप से जो परिपक्व हो चुके जीव हैं वो अपने शरीर से एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रा होता है और क्या होता है? प्लेनेरिया।
ये आप दो के क्या है, उदाहरण है। फिर है यहाँ पे, किन्हीं दो आभासी फसलों के नाम लिखिए। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो दो आभासी फल क्या होते हैं, देखिए, पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से फल बनते हैं, उसे आभासी फल कहते हैं। यानी कि अंडाशय के अलावा, क्योंकि हम लोग जो फल खाते हैं वो क्या होता है, वो पेड़ के जो बीज होते हैं उसके अंडाशय ही होते हैं जो फल बनते हैं। तो पेड़ों में या आप कह सकते हैं पादपों में अंडाशय के अलावा अन्य जैसे कि दलपुंज, वाह्य दलपुंज और पुष्पासन से फल बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। यानी कि जो अंडाशय से ना बने बल्कि वाह्य दलपुंज, ठीक है ना, और आपके पुष्पासन से फल बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। आभासी फल के उदाहरण लिख लीजिए। आभासी फल के उदाहरण लिख लीजिए। आभासी फल के उदाहरण क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सेब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नाशपत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाशपत्ती हो जाएगा। सेब हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, नाशपत्ती हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद घ वाला क्वेश्चन यहाँ पे, जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम क्या क्या लिख लीजिए। एक नारियल हो गया, एक क्या हो गया आपका, नारियल हो गया, और दूसरा आपका हो गया वैली सनेरिया। तो आप जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम क्या लिखेंगे, नारियल और वैली सनेरिया। और सेब, नाशपाती क्या है, आभासी फल है। आभासी फल क्या होते हैं, जो कि पादपों में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे पुष्पदल और दलपुंज, वाह्य दलपुंज से फल बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के नाम क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। बस इतने, बस दो लिखना है, इतना बहुत छाप देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतु हाइड्रा और प्लेनेरिया होता है। दो आभासी फसलों के नाम सेब और नाशपाती हैं। जल परागण करने वाले दो पौधे के नाम नारियल और वैली सनेरिया है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है, तो परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि होती है, जो पुरुषों में क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में आपका वैक्सेक्टॉमी होता है। और ट्यूबेक्टॉमी जो होता है, लिख लीजिए क्या, ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है, महिलाओं में होता है। तो ये अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि मतलब परिवार नियोजन की, मतलब कि कितनों भी कुछ भी करेंगे दोनों लोग आपस में मिलकर, लड़का पैदा नहीं होगा, काम खत्म हुआ। यही आप इसका उदाहरण आराम समझने के लिए दे सकते हैं। ठीक है ना। अब कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। अपने नाम से भी कमेंट करेंगे तो चलेगा। आप बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो परिवार नियोजन की दो अस्थायी विधि क्या क्या लिखेंगे, वैक्सेक्टॉमी जो कि पुरुषों में है, और महिलाओं में क्या है आपका, ट्यूबेक्टॉमी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्या है, एंट अमीबा द्वारा उत्पन्न बीमारी उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसको नियंत्रण आप लोग कैसे करेंगे। तो जो एंट अमीबा द्वारा उत्पन्न बीमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं अमेबिएसिस। क्या कहते हैं, एंट अमीबा द्वारा अमीबिएसिस और पेचिस, ये दोनों एंट अमीबा के द्वारा उत्पन्न रोग है। एंट अमीबा के द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, यह मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाने वाला प्रोटोजोवन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा आमातिसार रोग होता है। आमातिसार मतलब अमीबिएसिस और पेचिस। इसको नियंत्रण कैसे करेंगे, नियंत्रण करने के लिए भोजन को मक्खियों से दूर रखना चाहिए। अगर आप भोजन को मक्खियों से दूर रखेंगे तो आपको ना पेचिस होगा ना अमीबिएसिस होता है। ये दोनों बीमारियां नहीं होगी अगर भोजन को मक्खियों से दूर रखेंगे। तथा शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, शुद्ध जल जो होता है उसको पीना चाहिए। और स्वच्छता से रोग दूर होता है, अतः व्यक्तित्व सार्वजनिक स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब आप स्वच्छ रहेंगे तभी आपको यह रोग नहीं होता। और पकाने
भोजन जब पकाते समय उसको पहले आप अच्छी प्रकार से धुल लें। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप सब्जी हरी हरी काट के ले आए, आप पका दिए, उसमें क्या बहुत सारा गंदगी है, आप पका दे रहे हैं, तो ये भी क्या होती है सबसे बड़ी कमी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, संक्रमित होने पर रोगी को एक अलग कमरे में रखना चाहिए तथा उचित साफ सफाई व देखभाल करनी चाहिए। तो एंटमीबा के द्वारा उत्पन्न रोग को अगर आपको रोकना है, कौन कौन से रोग हैं, अमीबियासिस और पेचिस, ये दोनों के दोनों हैं। अगर इन दोनों रोगों से बचना है तो सबसे पहला आपको भोजन को मक्खियों से दूर रखना है, दूसरा शुद्ध जल को पीना चाहिए, तीसरा भोजन पकाने से पहले उसको अच्छी तरह से आपको धुलना चाहिए, और चौथा संक्रमित होने पर रोगी को एक अलग कमरे में रखना चाहिए तथा साफ सफाई का उचित देखभाल आपको करना चाहिए। क्लियर है, ये चीज आपका हो गया। फिर यहाँ पे है सहजीविता और परजीविता में अंतर। सहजीविता और परजीविता में अंतर, तो सहजीविता में क्या होता है, एक जीव को दूसरे से लाभ होता है। सहजीविता में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जीव को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, तो दोनों को एक दूसरे से क्या होगा, लाभ होगा। लाभ क्या होगा, जैसे वो नोट्स उसको शेयर करेगी और वो अपना नोट्स इसको शेयर करेगी। सही है कि नहीं? आप लोग देखते होंगे यार। और परजीविता में क्या होता है, इस प्रक्रिया में किसी एक को ही लाभ होगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो अगर वो सोच लिया कि नहीं इसे कुल लाभ ही लेना है, तो केवल आपसे वो लाभ ही लेगा, आपको फायदा नहीं देगा। तो सहजीविता में दोनों जीवों को लाभ होगा, लेकिन परजीविता में किसी एक को ही लाभ होता है। याद रखना, समझ आ गया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सहजीवी पौधे स्वपोषी होते हैं। जो सहजीवी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जैसे कि लाइकेन, ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो परजीवी पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब जो अपना भोजन दूसरे बनाते हैं। अमरबेल आप पेड़ के पौधे पर देखिए चढ़ा रहता है, आम के पेड़ पर। और लोरेंथस ये क्या है, ये आपका परजीवी पौधा है। और लाइकेन क्या हो, सहजीवी। लाइकेन क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे से बनाता है उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो ये परजीविता के उदाहरण होंगे। और इसमें पोषक कोशिका नहीं पाई जाती। किसमें, सहजीविता में पोषक कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन परजीविता में पोषक कोशिका पाई जाती है, जिस पर परजीवी पाए जाते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे 3 है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करने के लिए दे रहा हूं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोल्यूशन में, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे 22 मिनट का वीडियो हो गया है, और आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर जी की इतना आप थक गए, ठीक ना। तो आप जाइए मजे लीजिए, और फिर अभी कुछ देर बाद फिर आ जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फुल सोल्यूशन देने वाले हैं। और हाँ, सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सीरीज चल रही है जो कि आपके पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।